हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो कि CSIR नेट हो, गेट हो या फिर जेस्ट हो, इन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक अच्छा खासा पोर्शन वहाँ से आता है। तो लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इसको इन शॉर्ट हम बोलते हैं EMT। यदि एवरेज मार्क्स की हम बात करें तो CSIR नेट में एवरेज मार्क्स जो क्वेश्चन यहाँ से आएगा वो है 30 मार्क्स, प्लस माइनस 2 हो जाता है कभी कभी, बट एवरेज 30 है। बिकॉज दो सेक्शन होते हैं हमारे, B और C। तो B में 4 क्वेश्चन एवरेज और 4 क्वेश्चन एवरेज यहाँ पे, कभी कभी यहाँ पे 5 क्वेश्चन भी इसमें से हमें देखने को मिलते हैं। और ऐसे ही जो गेट एग्ज़ाम है, गेट के अंदर एवरेज 10 मार्क्स और जेस्ट के अंदर एवरेज 10 मार्क्स, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। बट उससे पहले किस तरीके से हम अपने कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, क्या क्या टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे, तो वो एक बार देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू JRF नेट सिलेबस की जो सिलेबस है उसको हम डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में। तो सबसे पहले जो हम कवर करेंगे यहाँ पे वो होगा मैथमेटिकल टूल्स। और मैथमेटिकल टूल्स के अंदर हम स्पेशली कवर करने वाले हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम और डेल ऑपरेटर्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आफ्टर दैट वी विल कवर मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड आफ्टर दैट इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड इन द एंड EM वेव्स। तो इस तरीके से सिलेबस आगे बढ़ेगा। सबसे पहले मैथमेटिकल टूल्स, आज हम वही स्टार्ट करने वाले हैं। और मैथमेटिकल टूल्स में हम स्पेशली कार्टेजन, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल एंड कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कार्टेजन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि नॉर्मली आज तक हम पढ़ते आए हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस वगैरह वगैरह। तो उसी को स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, तो देखिए जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं EM के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो डिपेंड करती हैं स्पेस कोऑर्डिनेट पे और टाइम कोऑर्डिनेट पे। तो स्पेशियल वेरिएशन को अच्छे से पढ़ने के लिए, एक सुटेबल मैनर में पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम एक सुटेबल कोऑर्डिनेट सिस्टम वहाँ पे यूज़ करें उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के वेरिएशन को अच्छे से देखने के लिए। और उसके लिए ज़रूरी है फिर कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं उनकी नॉलेज हमें अच्छे तरीके से पता हो, कि जो ट्रांसफॉर्मेशंस है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरीके से करेंगे वो हमें अच्छे से पता हो। तो उसके लिए एक परफेक्ट नॉलेज और कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, किस क्वेश्चंस में कहाँ पे किस कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करना बेटर रहेगा, वो सब पता होना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक नॉलेज हो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की। सो लेट्स स्टार्ट विद कार्टेजन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेजन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स, वाई और जेड एक्सिस जो हम नॉर्मली अभी तक पढ़ते हुए आए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इधर एक्स है, इधर वाई है और इधर जेड एक्सिस है। इधर हमने जेड एक्सिस क्यों नहीं लिया, वाई एक्सिस को इधर क्यों नहीं लिया? तो उसके लिए मैं बता दूं कि जो ये एक्सिस हैं हमारे वो एक्चुअली चलते हैं साइक्लिक परम्यूटेशन ऑर्डर में। मतलब एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड और जेड के बाद एक्स आएगा। तो ये एक साइक्लिक परम्यूटेशन ऑर्डर में चलेंगे, एक्स वाई जेड। यदि मैं यहाँ पे एक्स रखूँगा तो यहाँ पे आएगा वाई और यहाँ पे आएगा जेड। या फिर इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट हम पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर्स का, कुछ इस तरीके से एक्स क्रॉस वाई इज इक्वल टू जेड कैप, या फिर वाई क्रॉस जेड इज इक्वल टू एक्स कैप, और जेड क्रॉस
x इज इक्वल टू वाई कैप। यहाँ से भी हम डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं कि जो हमारा थर्ड एक्सिस होगा वो एक्चुअली किस डायरेक्शन में आएगा। जैसे यहाँ पे है x क्रॉस y इज इक्वल टू क्या है, z है, तो इस क्रॉस प्रोडक्ट से हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो z एक्सिस होगा हमारा वो किस डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे जो यदि हमें डायरेक्शन चेक करनी है z एक्सिस की कि वो अपर डायरेक्शन में जाएगा या फिर लोअर डायरेक्शन में जाएगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल हमारा क्या कहता है कि कर्ल योर फिंगर फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, और जो थंब की डायरेक्शन होगी वो बताएगी थर्ड एक्सिस को। जैसे कि यहाँ पे क्या है, x है और y है, तो यदि ये मेरा x एक्सिस हो और ये मेरा y एक्सिस हो, तो जो पॉजिटिव z एक्सिस होगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा। दो डायरेक्शन पॉसिबल है यहाँ पे, एक अपर जा सकता है और दूसरा नीचे, तो किस डायरेक्शन में लेना है वो मैं डिसाइड करूंगा राइट हैंड रूल से। तो राइट हैंड रूल क्या कहता है कि कर्ल योर फिंगर फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। तो यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर क्या है, x एक्सिस है, और सेकंड वेक्टर क्या है, y एक्सिस है। तो कर्ल योर फिंगर इस तरीके से कर्ल करेंगे तो थंब किस डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए यहाँ पे x y और ये आपका कर्ल योर फिंगर फर्स्ट टू सेकंड डायरेक्शन, तो z कहाँ चला गया, ऊपर वाली डायरेक्शन में। ऐसे ही यदि मैं y और z को ड्रॉ कर लूँ पहले, और x एक्सिस को मैं डिसाइड करना चाहता हूँ कुछ इस तरीके से, ये y एक्सिस और इधर ले लेते हैं, ये हो गया z एक्सिस। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि जो x एक्सिस है वो किस डायरेक्शन में आएगा, जो पॉजिटिव x एक्सिस है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सीधे सीधे राइट हैंड रूल यूज करेंगे। सो कर्ल योर फिंगर फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, तो ये इधर आएगा। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से है, y एक्सिस इधर है, z एक्सिस इधर है। सो जो फिंगर कर्ल होंगी इस बार y एक्सिस से z एक्सिस की तरफ इस तरफ जाएंगी, और थंब किस डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे की तरफ। तो मतलब जो पॉजिटिव x एक्सिस होगा वो किस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस बार ऊपर ना जाके, दैट इज, तो जो पॉजिटिव x एक्सिस होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो सिंपली इस इन आइडेंटिटी का यूज करके हम अपने एक्सिस को डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद यदि कोई पॉइंट P हम लें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और z, देयर इज ए पॉइंट P x, y और z। अब यहाँ पे जो पॉइंट P है वो वैसे तो आपको दिख रहा होगा कि y z एक्सिस में, लेकिन वो एक्चुअली y z एक्सिस में ना होके यहाँ पे इससे थोड़ा सा ऐसे हटा हुआ है। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम लिखेंगे r को कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर r इज इक्वल टू x इंटू एक्स कैप प्लस y इंटू वाई कैप प्लस z इंटू जेड कैप। एंड चेंज इन द पोजीशन वेक्टर वी कैन राइट dr इज इक्वल टू dx इंटू एक्स कैप प्लस dy इंटू वाई कैप प्लस dz इंटू जेड कैप लिखा जाएगा। अब ये चेंज इन द पोजीशन वेक्टर, और इसी को ही हम जो है लेंथ एलिमेंट भी बोलते हैं। इसी को ही क्या बोला जाता है, लेंथ एलिमेंट। ये लेंथ एलिमेंट हो गया। अब इसके बाद यदि हम बात करें सरफेस एलिमेंट की, तो सरफेस एलिमेंट कैसे डिसाइड करेंगे उसके लिए, तो देखिए यहाँ पे तीन प्लेन बनेंगे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। पहला कौन सा होगा, एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, और एक्स वाई प्लेन के अंदर क्या है कि जो जेड है वो कांस्टेंट है। ऐसे ही ये हो जाएगा वाई जेड प्लेन, इसके अंदर क्या होगा, एक्स कांस्टेंट होगा। तीसरा प्लेन एक्स और जेड एक्सिस से मिलके बनेगा, तो थर्ड इज एक्स जेड प्लेन, और यहाँ पे क्या होगा, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। तो देखिए यहाँ पे तीन प्लेन बन रहे हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन। तो तीन सरफेस एलिमेंट यहाँ पे डिफाइन किए जाएंगे तीन सरफेसेस के लिए। पहला कौन सा होगा, सरफेस एट विच x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और जब x कॉन्स्टेंट है तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो फर्स्ट होगा सरफेस एट विच x इज कॉन्स्टेंट, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे क्या है कि जो सरफेस एलिमेंट है
वो होगा ds(x). अब उसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो एरिया हम एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से, और क्रॉस प्रोडक्ट किस किस का लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये लेंथ एलिमेंट y इंटू लेंथ एलिमेंट z। अब लेंथ एलिमेंट y कहाँ से होगा, ये लेंथ एलिमेंट है, तो ये तो देखिए जीरो हो गया, क्या बचा dy y कैप और dz z कैप, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो dy इंटू वाई कैप क्रॉस dz इंटू z कैप, तो ये हो जाएगा dy dz y कैप क्रॉस z कैप, और y कैप क्रॉस z कैप होता है हमारा x कैप। तो फर्स्ट एरिया एलिमेंट आ गया dsx इज इक्वल टू dy dz इंटू एक्स कैप। ऐसे ही जो सेकेंड सरफेस है हमारा वो क्या होगा, सरफेस एट विच y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो क्या होगा dy इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लेंथ एलिमेंट में dy इज इक्वल टू 0 हो गया, तो लेंथ एलिमेंट क्या बचा dx इंटू एक्स कैप और dz इंटू जेड कैप, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो ये हो जाएगा dsy इज इक्वल टू dz जेड कैप क्रॉस dx इंटू एक्स कैप, तो ये हो जाएगा dx dz जेड कैप क्रॉस एक्स कैप इज इक्वल टू dx dz एंड z क्रॉस एक्स कैप इज इक्वल टू y कैप। तो ये सेकंड सरफेस एलिमेंट आ गया dsy इज इक्वल टू dx dz y कैप। इसके बाद जो थर्ड सरफेस होगा वो हो जाएगा सरफेस एट विच z इज इक्वल टू कांस्टेंट और dz इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखिए ये टर्म 0 हो गई, तो कौन कौन से एलिमेंट बचे, dx एक्स कैप एंड dy y कैप। तो जो सरफेस होगा dsz इज इक्वल टू वो क्या हो जाएगा dx एक्स कैप क्रॉस dy y कैप, या फिर dx dy एक्स कैप क्रॉस y कैप और dx dy z कैप dsz। तो तीन सरफेस एलिमेंट यहाँ पे आ गए, फर्स्ट इज dsx dy dz x कैप, सेकंड इज dsy dx dz y कैप एंड थर्ड इज dsz dx dy z कैप। ये हमारा किसके लिए है, z यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये हो गया xy प्लेन के लिए, दिस इज फॉर xy प्लेन। ये यहाँ पे क्या है y कांस्टेंट है, तो यहाँ से देखिए y यहाँ पे कांस्टेंट था, तो ये हो गया xz प्लेन के लिए। ऐसे ही यहाँ पे क्या है x कांस्टेंट है, तो वो किस में x किस में कांस्टेंट था, yz प्लेन के लिए, तो ये हो गया yz प्लेन के लिए। इसके बाद आता है कि वॉल्यूम एलिमेंट हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो वॉल्यूम एलिमेंट कैलकुलेट करने के लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का हम यूज करेंगे। जो लेंथ एलिमेंट हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस एंड अलोंग द जेड एक्सिस, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम यूज करेंगे। वॉल्यूम एलिमेंट डी वी इज इक्वल टू, तो हो जाएगा डी एल एक्स डॉट डी एल वाई क्रॉस डी एल जेड। अब डी एल एक्स क्या था, डी एक्स इंटू एक्स कैप, डी एल वाई डी वाई इंटू वाई कैप, डी एल जेड डी जेड इंटू जेड कैप। तो ये हो जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड एक्स डॉट वाई क्रॉस जेड। अब y क्रॉस जेड क्या होगा, x कैप, तो उसकी जगह रख दीजिए dx dy dz x डॉट x, सो dx dy dz x कैप डॉट x कैप इज इक्वल टू 1, ये 1 हो जाएगा। सो वॉल्यूम एलिमेंट इज dv इज इक्वल टू dx dy dz। तो ये हो गया हमारा कार्टेजन कोऑर्डिनेट। सेकंड आता है फिर पोलर कोऑर्डिनेट। 2D डायमेंशन में पहले एक बार पोलर कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, फिर उसके बाद
थर्ड डायमेंशन में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट देखें। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हम कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे वो होंगे आर और थीटा। यदि इसको मैं ड्रॉ करूँ तो ये इस तरीके से होगा कुछ, ये एक्स ये वाई एंड देयर इज ए पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आर और थीटा। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर आर, जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस है आर, और यहाँ पे जो एंगल है थीटा वो मेज़र किया जाता है एक्स एक्सिस से। तो आर ओरिजिन से मेज़र किया जाएगा डिस्टेंस, और जो थीटा है वो एंगल मेज़र किया जाएगा एक्स एक्सिस से। अब देखिए जो पोजीशन वेक्टर है इसको हम रोटेट करा सकते हैं, यहाँ से एक्स एक्सिस से लेके स्टार्ट होगा ऐसे इस तरीके से पूरा और घूम के नीचे की तरफ वापस। तो यहाँ पे जो थीटा है वो वेरी करेगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई, और जो आर है वो हम मेज़र कर रहे हैं ओरिजिन से, और कहाँ से कहाँ तक जा सकता है वो इनफाइनाइट तक। जो आर है वो वेरी करेगा 0 से इनफाइनाइट। सो दैट्स द लिमिट फॉर आर एंड थीटा। अब जो पोजीशन वेक्टर है आर, यदि हम उसके कंपोनेंट्स लेना चाहें इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन तो वो हो जाएगा आर का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में क्या आएगा, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आर कोस थीटा, और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा होगा। ये कंपोनेंट हो गए आर के इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। अब इसके बाद यहाँ पे जो लेंथ एलिमेंट होगा वो हो जाएगा हमारा डी एल इज इक्वल टू डी आर इंटू आर कैप और आर डी थीटा इंटू थीटा कैप। अब ये कैसे आया, देखिए जो पोजीशन वेक्टर है आर वो किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, इस डायरेक्शन में, तो जो हमारा यूनिट वेक्टर आएगा वो इधर की तरफ होगा आर कैप, और इसको मुझे यदि इंक्रीज करना है, इसमें कोई चेंज करना है तो चेंज कितना होगा यहाँ पे इसी डायरेक्शन में डी आर चेंज होगा। सो दैट्स वाई जो आर कैप डायरेक्शन में जो चेंज आया दैट इज डी आर, तो यहाँ पे आया डी आर इंटू आर कैप। इसके बाद थीटा कैप डायरेक्शन, लेकिन जो थीटा एंगल है उसको हम एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं, तो जो थीटा कैप की डायरेक्शन होगी वो ये होगी इस डायरेक्शन में थीटा कैप, और यहाँ पे जो एंगल चेंज करना है, यदि मुझे थीटा इसको बढ़ाना है, माना डी थीटा से इंक्रीज करना है, तो ये इस तरफ बढ़ेगा ऊपर की तरफ डी थीटा, और ये है आर, तो यहाँ पे कितना चेंज आया कंपोनेंट्स में, तो ये हो गया चाप बराबर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से आर डी थीटा, या फिर जिसको हम बोलते हैं एंगल इज इक्वल टू आर का कोण रेडियस। तो यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है आर डी थीटा, सो दैट्स वाई यहाँ पे आर डी थीटा इंटू थीटा कैप आएगा। तो ये हो गया लेंथ एलिमेंट। अब इसके बाद यदि सरफेस एलिमेंट यहाँ पे हम कैलकुलेट करना चाहें तो एक ही सरफेस है, और जो सरफेस एलिमेंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो डी एस होगा वो हो जाएगा डी आर आर कैप क्रॉस आर डी थीटा थीटा कैप, तो ये हो जाएगा आर डी थीटा आर कैप क्रॉस थीटा कैप। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम राइट हैंड रूल यूज करेंगे इसकी डायरेक्शन चेक करने के लिए। तो कर्ल योर फिंगर फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। तो देखिए यहाँ पे आर कैप इस डायरेक्शन में है और थीटा कैप इस डायरेक्शन में है। यदि मैं अपनी फिंगर्स कर्ल करूंगा आर से थीटा की तरफ इस तरफ, तो थंब किस डायरेक्शन में जाएगा, बोर्ड से बाहर की तरफ, और ये एक्स है ये वाई है, तो बाहर की तरफ कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, जेड एक्सिस। तो ये हो जाएगा आर डी थीटा जेड कैप, तो ये आ जाएगा एरिया एलिमेंट। अब ये केवल 2D केस है तो वॉल्यूम एलिमेंट तो होगा नहीं। दैट इज एरिया एलिमेंट। तो ये था हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट्स हम यूज करते हैं वो है आर थीटा एंड फाई। अब आर किस तरीके से मेजर किया जाएगा और थीटा किस तरीके से होगा और फाई किस डायरेक्शन में होगा। तो ये एक्स ये वाई और ये जेड हो, तो जो आर है वो
मेजर किया जाता है ओरिजिन से पॉइंट तक की डिस्टेंस। दैट मीन्स इफ देयर इज ए पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं r, थीटा और फाई, तो r मेजर किया जाएगा ओरिजिन से पॉइंट तक, ये इसका पोजीशन वेक्टर। जो थीटा एंगल है उसको हम मेजर करते हैं पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ में, और जो फाई कोऑर्डिनेट है उसको मेजर करते हैं, ये जो पोजीशन वेक्टर है उसका प्रोजेक्शन हम लेंगे एक्स वाई प्लेन में, और वो जो प्रोजेक्शन एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ में वो होगा फाई कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले तो ये जो आर वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, उसके कंपोनेंट्स हम डिवाइड कर लेते हैं अलोंग द जेड एक्सिस, और प्रोजेक्शन इन एक्स वाई प्लेन क्या होगा। तो ये जो आर है ये जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इस यहाँ पे आ जाएगा आर कोस थीटा, और इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में जो है वो हो जाएगा आर साइन थीटा। ये होगा आर साइन थीटा। अब ये जो प्रोजेक्शन है पी डैश, ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज फाई। अब ये जो आर साइन थीटा इसके कंपोनेंट्स यदि हम लिखना चाहें अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस, तो इधर क्या होगा, ये आर साइन थीटा एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है फाई, तो ये उधर हो जाएगा आर साइन थीटा कोस फाई। ऐसे ही वाई साइड में आ जाएगा आर साइन थीटा साइन फाई। तो यहाँ पे देखिए एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, आर साइन थीटा कोस फाई होगा, y इज इक्वल टू क्या होगा, आर साइन थीटा साइन फाई होगा, और z इज इक्वल टू हो जाएगा आर कोस थीटा। तो ये कंपोनेंट हो गए आर के अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इसके बाद यदि लिमिट्स की बात करें कि आर कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, थीटा और फाई, तो जो r है पोजीशन वेक्टर, तो देखिए उसको हम मेजर करते हैं ओरिजिन से, और ये ओरिजिन से लेके कहाँ तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक। तो r हमारा वेरी करेगा 0 टू इन्फिनिटी। अब जो एंगल है थीटा वो उसको हम मेजर कर रहे हैं जेड एक्सिस के साथ में। अब ये यहाँ से ऐसे मेजर होगा, ऐसे नीचे की तरफ, और फिर कहाँ तक जाएगा, पूरा नीचे की तरफ, लेकिन ये घूम के वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हम एंगल मेजर कर रहे हैं इस तरीके से, ये यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा और ये पूरा नीचे तक, ऐसे ये इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जो कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं दैट इज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पे ये एक स्फेयर बनाएगा पूरा इस तरीके से। तो जो P जो पोजीशन वेक्टर है आर पी का, वो यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ इस तरीके से जाएगा, वापस नहीं आएगा। तो एंगल कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से, और 0 से स्टार्ट होके 90, और 90 से नीचे 180। तो जो थीटा एंगल है वो हमारा वेरी करेगा 0 टू पाई। ऐसे ही जो फाई है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। अब देखिए जो फाई एंगल है वो किस में बन रहा है, एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन हमारा यहाँ पे ऐसे है, और ये एक्स एक्सिस के साथ जो प्रोजेक्शन होगा पी का वो एंगल है। तो ये क्या होगा, यहाँ से एक्स एक्सिस से ऐसे एंगल बनाएगा, और इस तरीके से ये जो एंगल है पूरा घूम के वापस ऐसे इधर तक। तो मतलब ये पूरा एक सर्कल बनाएगा। तो जो फाई है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 टू 2 पाई वेरी करेगा। ये लिमिट्स हो गई आर थीटा और फाई की। इसके बाद यदि बात करें लेंथ एलिमेंट्स की, तो लेंथ एलिमेंट्स, तो देखिए जो r है वो किस तरीके से वेरी होगा, और जो थीटा है वो किस तरीके से, और फाई। तो r पोजीशन वेक्टर इधर की तरफ है, तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा r कैप इसी डायरेक्शन में। तो इसको यदि इंक्रीज करना है तो ये इधर होगा कितना, dr। तो जो dl है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dr इंटू आर कैप प्लस। अब जो थीटा एंगल है, थीटा इधर से हम मेजर कर रहे हैं, और किस तरफ बढ़ रहा है, नीचे की तरफ। तो जो थीटा कैप होगा उसकी जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ होगी, नीचे की तरफ। तो ये थीटा है, इसको यदि इंक्रीज करना है, बढ़ाना है थीटा डी थीटा के एंगल से, तो ये इस तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हुआ वो कितना होगा, ये आर है, ये डी थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। तो ये होगा आर डी थीटा इंटू थीटा कैप प्लस। ऐसे ही यदि फाई की बात करें, तो फाई हम इधर से मेजर कर रहे हैं, इस तरफ बढ़ रहा है, तो फाई कैप की जो डायरेक्शन है वो इस साइड होगी। और यदि इस एंगल को मैं बढ़ा दूं डी फाई से,
तो जो इंक्रीमेंट है यहाँ पे वो क्या होगा, देखिए ये कितना है इस बार r साइन थीटा और ये d फाई, तो जो टोटल इंक्रीमेंट है वो कितना होगा r साइन थीटा इंटू d फाई, तो ये हो जाएगा r साइन थीटा d फाई इंटू फाई कैप। तो ये लेंथ एलिमेंट हो गया। अब इसके बाद यदि बात करें सरफेस एलिमेंट की, तो यहाँ पे भी 3 सरफेस होंगी। एक सरफेस जिसके लिए r कांस्टेंट होगा, दूसरी सरफेस के लिए थीटा कांस्टेंट और तीसरी के लिए फाई कांस्टेंट। तो फर्स्ट जो आएगा सरफेस एट विच r इज इक्वल टू कांस्टेंट, r कांस्टेंट होगा तो dr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब लेंथ एलिमेंट में देखिए ये टर्म 0 हो गई, तो ये लेंथ एलिमेंट बचेगा और ये, और इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या देगा, एरिया एलिमेंट। तो यहाँ पे हम एरिया एलिमेंट डिफाइन कर सकते हैं, dsr इज इक्वल टू क्या आएगा, r d थीटा थीटा कैप, r d थीटा थीटा कैप क्रॉस r साइन थीटा d फाई, r साइन थीटा d फाई फाई कैप। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा d फाई और ये होगा थीटा कैप क्रॉस फाई कैप। तो जैसे हमारा x y z एक साइक्लिक परम्यूटेशन ऑर्डर में था, ऐसे ही हमारा जो r थीटा फाई है वो भी साइक्लिक परम्यूटेशन ऑर्डर में रहता है। तो यहाँ पे थीटा क्रॉस फाई कैप ये क्या देगा, r कैप। तो r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा d फाई और ये हो जाएगा r कैप। तो ये एरिया एलिमेंट आ गया dsr। ऐसे ही जो सेकंड सरफेस है उस पर थीटा कांस्टेंट होगा, तो सरफेस एट विच क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। थीटा कांस्टेंट है तो डी थीटा क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से ये टर्म 0 हो गई। तो जो एरिया एलिमेंट आएगा ds थीटा वो क्या होगा, दिस r साइन थीटा d फाई फाई कैप क्रॉस dr r कैप, dr r कैप। तो ये हो जाएगा r साइन थीटा dr d फाई और यहाँ पे हो जाएगा फाई कैप क्रॉस r कैप क्रॉस r कैप। ये किसके बराबर होगा, थीटा कैप के बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं r साइन थीटा dr d फाई और ये हो जाएगा थीटा कैप। तो ये हो गया ds थीटा, सेकंड एरिया एलिमेंट। इसके बाद सिमिलरली थर्ड सरफेस जिस पे क्या होगा फाई कांस्टेंट, तो इधर लिख लेते हैं। सिमिलरली सरफेस एट विच फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो डी फाई क्या हो जाएगा 0। अब डी फाई 0 हो गया तो ये टर्म यहाँ से 0 हो जाएगी। तो जो एरिया एलिमेंट लिखा जाएगा यहाँ पे डी एस फाई, उसमें किसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ये और ये, तो ये आ जाएगा डी आर आर कैप क्रॉस आर डी थीटा थीटा कैप। तो यहाँ पे आर डी थीटा एंड आर कैप क्रॉस थीटा कैप, और आर कैप क्रॉस थीटा कैप किसके बराबर होगा, फाई कैप के बराबर। तो यहाँ से डी एस फाई आ जाएगा, डी एस फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा डी थीटा और ये फाई कैप। तो ये हो गया थर्ड एरिया एलिमेंट। तो फर्स्ट जहाँ पे आर कांस्टेंट है, सेकंड जहाँ पे थीटा कांस्टेंट है, एंड थर्ड जहाँ पे फाई कांस्टेंट है। अब इसके बाद आता है कि जो एक्स वाई जेड कार्टेजन कोऑर्डिनेट्स थे उसकी टर्म्स में हम आर थीटा फाई को कैसे लिखें। देखिए यहाँ तो एक्स वाई जेड लिखे हुए हैं आर थीटा फाई की टर्म्स में। अब इसके बाद यदि आर थीटा फाई को हम लिखना चाहें एक्स वाई जेड की टर्म्स में तो उसको किस तरीके से लिखेंगे। लेकिन उससे पहले
एक बार वॉल्यूम एलिमेंट और देख लेते हैं कि जो वॉल्यूम एलिमेंट है वो क्या होगा। तो वॉल्यूम एलिमेंट आएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से, तो dv इज इक्वल टू क्या होगा, dr r कैप डॉट r d थीटा थीटा कैप क्रॉस r साइन थीटा d फाई फाई कैप। तो यहाँ पे ये हो जाएगा r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई, और ये होगा r कैप डॉट थीटा कैप क्रॉस फाई कैप। अब r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई, थीटा कैप क्रॉस फाई कैप क्या हो जाएगा, r कैप, तो ये r कैप डॉट r कैप और ये इज इक्वल टू क्या होगा 1। तो dv वॉल्यूम एलिमेंट क्या आ गया, r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई, सो दैट इज द वॉल्यूम एलिमेंट। इसके बाद r फाई थीटा को इन टर्म्स ऑफ x y z यदि लिखना है तो किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए जो ये इक्वेशंस हैं इनको स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देखिए राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई, सेकंड इज आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, और थर्ड है आर स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए आर स्क्वायर तो थ्रू आउट कॉमन है, फर्स्ट टू में साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आएगा तो इसको लिख लेते हैं ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा कोस स्क्वायर फाई, यहाँ पे साइन स्क्वायर फाई बचेगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई, और साथ में क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया प्लस कोस स्क्वायर थीटा होगा, और ये भी क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, या फिर आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आ गया आर। इसके बाद थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो उसके लिए इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन है, साथ में साइन स्क्वायर थीटा भी कॉमन है, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। अब ये तो 1 हो गया, तो क्या आएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट लेंगे तो आर साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर आर साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 1/2 आ गया। अब इसको यदि मैं डिवाइड कर दूं इस इक्वेशन से तो क्या आएगा आर कोस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा जेड। तो आर से आर कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ये बन जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड, और वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड। तो ये आ गया थीटा के लिए रिलेशन, इसको भी यहीं पे लिख लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड। सेकेंड